हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? ठीक, आ रही है। जस्ट मैं ज्वाइन करता हूँ आप लोगों को, जस्ट 1 मिनट। स्क्रीन शेयरिंग करनी है मैंने, जरा बस 1 मिनट। टेस्ट को लेके आते हैं यहाँ पे, एंड नाउ स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। 2-3 मेरी इंस्ट्रक्शंस हैं, और इंस्ट्रक्शंस के बारे में बड़ा मैं सख्त हूँ, और थोड़ा सा मेरा ब्लड प्रेशर का इशू है, मुझे गुस्सा भी बड़ी जल्दी आ जाता है। तो बात ये है कि जब मैं टाइमिंग अनाउंस कर दूं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। मैं टेस्ट डिस्कशन की जब रिकॉर्डिंग आप लोगों को शेयर कर रहा होता हूँ तो मुझे टाइमिंग कोई भी ना मैसेज करे, चेंज कर दें, दिस दैट। 2-3 चीजें मैंने क्लियर पहले ग्रुप में की हैं कि ऑप्शनल है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं तो इट्स गुड, नहीं कर सकते तो ना करें। अच्छा, बैच 3 वाले स्टूडेंट्स बात सुने जी, आप लोगों का मॉनिटरी का जो लेक्चर रहता है, मैं आप लोगों को रिकॉर्डेड शेयर कर दूंगा। इट्स बेटर कि मैं अपना टाइम जो है ना आप लोगों के लिए नए टेस्ट बनाने में सर्व करूं, और वो नए टेस्ट आपके लिए ज्यादा वैल्यूएबल हैं, क्योंकि 29 तारीख को अगर वाकई ही टेस्ट होने जा रहा है तो बेटर है कि मैं डिफरेंट किस्म के टफ टेस्ट बनाऊं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है जी, तो ये है जी मेन चीज। हमारे पास ये पेपर है, मैंने आज ये तकरीबन 2 घंटे लगा के डिफरेंट सोर्सेस से सर्च किए कुछ चीजें और इसको बनाया। कुछ पास पेपर से क्वेश्चन लिए हैं, कुछ जीआरई की बुक से लिए हैं, कुछ डिफरेंट जो लेक्चर गाइड्स हैं उनसे लिए हैं। अच्छा, तो फर्स्ट जो मैं कुछ कैलकुलेशंस हैं मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेशंस में मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा, और वो आप कैलकुलेट कर लेंगे और ग्रुप में फिर मैं अलाउ कर दूंगा तो आप बता देंगे। ठीक है जी। इफ द रियल जीडीपी पर पर्सन वाज, अच्छा ये यहाँ पे रियल जीडीपी भी आ सकती है और पर पर्सन भी आ सकती है, सिर्फ आप लोगों से जो समझना वो चाहता है ना, वो चाहता है कि आप लोगों को कितना समझ है कैलकुलेशंस की। अगर रियल जीडीपी इतनी है, ठीक है जी, 1900 है इन 2020, और 2021 में ये 19,750 हो गई है। द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट इज, तो आपको ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आना चाहिए, जिसे क्या कहते हैं, करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड बाय प्रीवियस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है जी। तो अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो कोई भी ग्रोथ रेट आप इजीली निकाल सकते हैं, चाहे वो जीडीपी डिफ्लेटर हो, इन्फ्लेशन हो, ठीक है जी, और जीडीपी ग्रोथ रेट हो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो। तो करंट वैल्यू आपके पास क्या है, ये है। प्रीवियस वैल्यू क्या है, ये है। डिवाइड बाय दिस, मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट द आंसर। इन चारों में से कोई ना कोई आंसर होगा। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई की जो शेप है सजेस्ट करती है कि इन द लॉन्ग रन क्या होता है। द लेवल ऑफ आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एडी। ठीक है जी। अब देखें, ये आपके पास शेप है एग्रीगेट सप्लाई की, ठीक है। आउटपुट इज डिटरमिन बाय एडी, प्राइस लेवल कैन नॉट वेरी, इन्फ्लेशन इज जीरो। अच्छा, अब ये चारों ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, सॉरी तीनों ऑप्शन नहीं हो सकती। इन्फ्लेशन जीरो नहीं होता, प्राइस लेवल चेंज हो रहा होता है, प्राइस लेवल भी चेंज हो रहा होता है, दोनों सेम बातें हैं। आउटपुट इज डिटरमिन बाय एडी, तो एडी जित मर्जी शिफ्ट हो जाए, आउटपुट में कोई चेंज नहीं आती। लेवल ऑफ आउटपुट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एडी, तो ए आंसर है आपका। जिसने ए किया है उसका आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं, अगर इसको रिमूव कर लूं। इंक्रीज इन नॉमिनल वेजेस विल कॉज व्हाट, विल कॉज व्हाट, देखते हैं जी। ये आ गया जी हमारे पास पेन। इंक्रीज इन नॉमिनल वेजेस विल कॉज shift short run aggregate supply to left, shift short run aggregate supply to right, shift long run aggregate supply to right, increase natural rate of output। क्या हो गया भाई, आउटपुट चेंज हो गई। हमारे पास एक तो होती है फिलिप्स कर्व, ठीक है जी। क्या होती है जी, ये आपके पास होती है यूं करके फिलिप्स कर्व। अच्छा, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इसमें एक एक बात आ गई है लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व। अच्छा, इसका आंसर भी मैंने जीआरई की बुक से देखा नहीं था कि क्या है, बट मैंने कहा मैं खुद ही सोचूंगा आपके साथ डिस्कशन करके ना, बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि जैसे मैं भी उस टाइम ये अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो एक चीज ये है, और एक ये वाली डायग्राम आपको याद होगी जब आप छोटे होते थे बनाते थे, ये एग्रीगेट डिमांड होती है,
ये एग्रीगेट सप्लाई है और ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पे ही सारा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर वेजेस इंक्रीज होती है, याद होगा वो जो फिलिप्स कर्व में एक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है ना कि जब वेज इंक्रीज होती है तो वर्कर जो है ना वो देखता है कि उसकी जो है नॉमिनल वेज इंक्रीज हुई, तो वो समझता है कि उसकी जो रियल वेज है वो इंक्रीज हो गई है, तो वो एम्प्लॉयमेंट जो है ना क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है और सर्विसेज इंक्रीज कर देता है। शॉर्ट रन के अंदर जो है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से आपकी जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो इंक्रीज कर जाता है, यानी नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करता है तो नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो सिचुएशन ये है कि हम शॉर्ट रन में, ओ माय गॉश, हम शॉर्ट रन में मूव तो करते हैं लेकिन वो नेचुरल रेट नहीं चेंज होता। जी हाँ जी, नेचुरल रेट नहीं चेंज हो रहा। क्यों? नेचुरल रेट वहीं रहता है। हम शॉर्ट रन के अंदर मूव करते हैं नेचुरल रेट से आगे या पीछे, ये हमारी लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व और शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व कहते हैं। नेचुरल रेट तो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है फिलिप्स कर्व के अंदर, सो ये रूल आउट हो गया, डी नहीं चेंज हो रहा। स्टूडेंट्स कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स वाले जिनका फिलिप्स कर्व वाला एरिया अच्छा है, जैसे जो मैंने अभी बताया, उनको कुछ समझ आई तो वो ये चीज परसीव कर चुके होंगे कि ये जो आउटपुट का लेवल है या ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो मॉनेटरिस्ट के अकॉर्डिंगली ये नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसके साथ एसोसिएटेड एक आउटपुट लेवल भी है, वो नहीं चेंज होते हैं। शॉर्ट रन के अंदर हम मूव करते हैं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से हमारी जो दूसरी एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट है, एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट फॉल करती है, यहाँ पे आ जाती है। तो ये दी आंसर नहीं है, पहली बात, अगर किसी ने सोचा था तो। अब आपके पास आ जाती है कॉन्सेप्ट के शिफ्ट द शॉर्ट रन टू लेफ्ट। भाई लेफ्ट तो नहीं होगा, नॉमिनल वेज तो राइज हुई है, तो ये पीछे क्यों जाएगा ना, ये नहीं जाना पीछे। इसका मतलब है एक ही ऑप्शन बच जाती है, वो है बी, और शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई आपकी राइज करेगी ये, और हम अपनी आउटपुट लेवल, ये जो ये वाली आउटपुट लेवल है, इससे हम आगे चले जाएंगे, पॉजिटिव आउटपुट गैप क्रिएट हो जाएगा, ये वाला जो मैं ए लेवल की बुक बार बार आपको कहता हूँ, उस बुक में भी ये बना हुआ है, चैप्टर नंबर 9 में मैंने शेयर भी की हुई है, उसको जरूर पढ़ना है, ठीक है। उसके अंदर ये पॉजिटिव आउटपुट गैप भी गिवन है। तो नेगेटिव आ जाए तो समझ जाएंगे ना आप लोग इसका रिवर्स केस। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू लॉन्ग शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई ना, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई इज फुली एडजस्टेड एंड फ्लेक्सिबल। स्टूडेंट इसको कर देंगे फुली एडजस्टेड एंड फ्लेक्सिबल, ये मैंने ऐसे ही लफ्ज बना दिए दोनों खुद ही से, ऑप्शन वहां कुछ और थी, तो ये ना तो फुली एडजस्टेड ना फ्लेक्सिबल, लॉन्ग रन का ऐसा कोई इशू नहीं है। इकोनॉमी इज एट नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट, दिस इज द आंसर, ठीक है जी। तो बात ये कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है कि वो मेंशन करे आपको कि जी मॉनेटरिस्ट का या केन्स का, आपने क्या ढूंढना है कि लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, गुड, 1, फुल एम्प्लॉयमेंट 2, पोटेंशियल जीडीपी इज इक्वल टू एक्चुअल जीडीपी 3, नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट 4, तो ये 4 आंसर बन सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू 0, जो लेजेंड्स होंगे ना वो इसको करेंगे और उसके बाद उनका आंसर यूं करके क्रॉस करेगा पीपीएससी, 0.25 भी काट लेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट 0 वैसे ही नहीं होती है। दिस इज अ पॉइंट। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। assume a decrease in amount of capital in an economy, the effect would be, अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि कैपिटल का लेवल जो है ना वो फॉल कर गया, ठीक है जी, कैपिटल का लेवल फॉल कर गया। assume a decrease in the amount of capital in an economy, the effect would be a country would become labor intensive exporter। लेजेंड इसको टिक कर देंगे और अपना आंसर भी रॉन्ग कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, उसका लेवल ऑफ कैपिटल किसी वजह से कम हो गया होगा। अब वो क्या करेगा, कैपिटल कम हो गया तो फौरन वो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्टर बन जाएगा। ये अगेंस्ट द थ्योरी है जो कि आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी है। आप ऐसे ही एफिशिएंट हो गए एकदम से, पहले आप कैपिटल अबंडेंट थे और कैपिटल अबंडेंट चीजें एक्सपोर्ट कर रहे थे, अब आप एकदम से जनाब ये हो जाएंगे, तो ये आंसर इस लॉजिक के तहत रॉन्ग हो जाता है। इट विल शिफ्ट द लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई टू लेफ्ट, शिफ्ट पीपीसी टू अपवर्ड, शिफ्ट शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई राइटवर्ड। ना तो ये है ना ये है, ये दोनों तो चीजें हैं। अब आपके पास यही बचता है, ये वाला ऑप्शन है कि अगर आपका कैपिटल स्टॉक, क्योंकि आपके आंसर को आपने क्या करना है, उनमें से स्ट्रॉन्ग आंसर पिक करना है, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अमाउंट ऑफ कैपिटल कैसे कम हो सकता है, देखें कैपिटल क्या क्या होता है आपकी किसी भी कंट्री की, जो सी पोर्ट होती है ना, सी पोर्ट, वो जो होती है, जैसे गवादर पोर्ट है हमारी, वो किसी कंट्री के लिए कैपिटल है। बैरूत का ब्लास्ट आपने देखा लबनान के अंदर, उनका कुछ भी नहीं तो मिनिमम वो लॉस कहते थे कि जी $8 बिलियन का जो है ना उनका लॉस हो गया जी, $8 बिलियन का, जस्ट वो जो एक ब्लास्ट हुआ
तो 8 बिलियन हमारा जो एग्रीमेंट 3 साल का आईएमएफ के साथ था वो 6 बिलियन का था प्री कमेंट का जब स्टार्ट में हुआ, तो 6 बिलियन बहुत होता है, यहाँ 8 बिलियन एक ही दम से चला जाए तो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो आंसर इज बी। इफ ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन ग्रोथ ऑफ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई देन व्हाट विल हैपन। ठीक है जी, अब ये चीज सोचने वाली बात है, सोचते हैं ग्रोथ ऑफ शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड की ग्रोथ ज्यादा है, ठीक है जी, तो क्या होगा जी, दिस वुड बी द केस, वही डायग्राम है, दिस वुड बी द केस एंड दिस वुड बी द केस। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने जब टेस्ट बनाया ना, बस किस तरीके से टाइम निकाल के जब बनाया, उसके बाद मैंने खुद भी नहीं गौर किया, बस की चीज मैंने नहीं देखी, इसीलिए मैं थोड़ा सा डिस्कशन भी कर रहा हूँ ताकि आप भी जब कर रहे हो तो किस तरीके से सोचते हैं। तो ये आपकी लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई है, तो ये शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई है, तो ये आपकी जो है ना एग्रीगेट डिमांड है। अब हुआ ये है कि जो आपकी एग्रीगेट डिमांड है वो ये है, और जो आपकी एग्रीगेट सप्लाई है वो बेचारी इतनी इंक्रीज हुई है। तो अब जो नया इक्विलिब्रियम आया वो आया है यहाँ पे, और पुराना जो था वो था यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ कि आपका प्राइस लेवल तो कंफर्म हो गया राइस। सिंपल वही वाली जो डायग्राम है आप फर्स्ट ईयर में पढ़ती हैं कि डिमांड ज्यादा राइज कर गई है तो नेचुरल प्राइस लेवल कांस्टेंट। अच्छा, ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, प्राइस लेवल कांस्टेंट, प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ, नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट इंक्रीज हो गया, प्राइस लेवल कांस्टेंट हुआ, नेचुरल रेट कांस्टेंट हो गया, बोथ विल डिक्रीज। अच्छा जी, बात सुने, अब कहाँ पे आ गई स्टोरी, स्टोरी आ गई कि यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा नेचुरल आउटपुट जो नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट है वो वैसे इंक्रीज नहीं होता। ठीक है जी, क्योंकि ऑप्शन बुक के अंदर ऐसे गिवन थी, तो आंसर आपका बी बन रहा है। आई विल नॉट गो विद दिस, अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होती, हाँ मेरे पास यहाँ लिखा होता आउटपुट विल इंक्रीज बियॉन्ड नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट। अब ये वाला आउटपुट लेवल होता है ना, ये नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट होता है, यानी फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट आपकी टेम्परेरीली इंक्रीज होगी, मैं इसको ये कहूंगा। ठीक है, तो ये आंसर जहां से भी लिया गया उस बुक के अंदर ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो इधर होना चाहिए आउटपुट विल इंक्रीज बियॉन्ड द नेचुरल रेट, तो आउटपुट भी इंक्रीज होगी, प्राइस लेवल भी इंक्रीज होगा, आंसर बी है। नेक्स्ट 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 7, वर्टिकल एलएम कर्व क्या शो करता है, कल भी डिस्कस हुआ था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और वर्टिकल एलएम जो है वो शो करता है कि इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ मनी डिमांड जो है वो क्या है, जीरो है। लिक्विडिटी ट्रैप इन एन इकोनॉमी, नो। इन्वेस्टमेंट इज जीरो, ताल्लुक ही कोई नहीं है इसका। मनी डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, इसे कहते हैं हम, आपकी ये सिचुएशन है। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर इज मनी सप्लाई इज इंक्रीजिंग, ताल्लुक नहीं है इसका। ओके, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है कि अगर गवर्नमेंट जो है ना अपने एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है थ्रू बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है जी, बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स, तो क्या होता है, डिमांड फॉर लोनेबल फंड इंक्रीज हो जाती है, बैंक्स में प्रेशर पड़ता है, तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर जो है उस बेचारे को लॉस होता है, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो होती है वो फॉल कर जाती है। ये थीम है, यानी कि माइंड में रखें। अब इधर देखें, फॉल इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट कॉज्ड बाय एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। देखने में बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया, गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज्ड बाय बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स, बोरोइंग फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विल पुट प्रेशर ऑन द बैंक्स, इंटरेस्ट रेट विल राइज, उससे क्या होगा, इंटरेस्ट रेट राइज होगा, प्राइवेट इन्वेस्टर को जब महंगा कर्जा मिले तो मैं नहीं लेना, सो दैट वुड बी क्राउडिंग आउट। अच्छा, इसकी वजह से मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होगा, इसकी वजह से नेगेटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट जनरेट होगा, तो जितनी जीडीपी फॉल कर जाएगी इंक्रीज होने के बाद वो क्राउड आउट हो जाएगी। ये लेक्चर मेरा मौजूद है यूट्यूब के ऊपर, जो ISLM फ्रेमवर्क है, तो आपको मिल जाएगा, वहां से आपने देखना है। मैंने कल भी कहा था ISLM को सबसे पहले देख लें, पिछली दफा पेपर में ISLM से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, इस दफा आने के चांसेस हैं। ठीक है, वेयर आर द कंट्रोल्स, कंट्रोल्स वापस आ जाए, वेयर आर द कंट्रोल्स, यस दीस आर द कंट्रोल्स। ठीक है, नेक्स्ट, फॉल इन इन्वेस्टमेंट, और नहीं, ये तो ऑप्शन ही दो है। ठीक है, 1 मिनट। 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, ये मैंने इसको कर दिया है, थोड़ा सा मिनिमाइज हो गया,
नहीं वो अच्छा आपको विजिबल है शायद, ऐसे है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसी इज टू। स्टेबलाइजेशन पॉलिसी कौन कौन सी होती है? वो फिजिकल पॉलिसी हो गई, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, ठीक है जी, ये दोनों डिमांड मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं। क्या करती हैं ये? शिफ्ट शॉर्ट ऑन एग्रीगेट सप्लाई एज ए रिस्पॉन्स टू सप्लाई शॉक, नो। शिफ्ट शॉर्ट ऑन एग्रीगेट सप्लाई व्हेन आउटपुट डेविएट्स फ्रॉम नेचुरल रेट, नो। शिफ्ट एग्रीगेट डिमांड व्हेन आउटपुट डेविएट्स फ्रॉम नेचुरल रेट्स। तो ये जो स्टेबलाइजेशन पॉलिसीज होती है ना, ये फिस्कल मॉनिटरी है, ये एग्रीगेट डिमांड कोई चेंज करेंगे, स्टेबलाइज आउटपुट बट प्राइस लेवल सेम, नो। ये आपका सी आंसर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास? नेक्स्ट है द कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पॉलिसी मेकर इज। द कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पॉलिसी मेकर इज, इनमें से कौन सा कॉज ऑफ कंसर्न है? जाहिर सी बात है जो डेंजरस होगी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत डेंजरस होती है। तो अकॉर्डिंग टू बहुत सारे स्टूडेंट, तो जिसने रॉन्ग आंसर करना होगा वो कहेगा ये वाला आंसर है, लेकिन जिसने ठीक आंसर करना होगा वो कहेगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो सोच रहा होगा लेकिन ये भी रॉन्ग है। एक्चुअली आंसर साइक्लिकल है, ठीक है जी। तो स्ट्रक्चरल इज नॉट बैड, सो बैड। फ्रिक्शनल तो अच्छी बात है, बिटवीन जॉब है, अच्छी जॉब के लिए वेट कर रहा है, ज्वाइनिंग पीरियड है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी जा रही है प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, ट्रांजिशन पीरियड में, ठीक है जी। तो साइक्लिकल के लिए इशू होता है और उसके लिए कॉज ऑफ कंसर्न भी होते हैं पॉलिसी। नेक्स्ट इज व्हाट, कैन यू गिव मी अ मिनट, में जस्ट एक एक मिनट जस्ट होल्ड करते हैं। है जी हमारे पास, वेयर इज द क्वेश्चन, ये है टू डिक्रीज मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक क्या करता है? टू डिक्रीज मनी सप्लाई सेंट्रल बैंक सेल्स द बॉन्ड्स, बाइज द बॉन्ड्स। जी सर वसीम, ऐसे है कि मैं क्लास ले रहा था, मैं फ्री हो जाऊंगा 9 o'clock तक, आपका क्या प्लान है? सर मैं 10 मिनट में फ्री हो रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। सर मैं बताता हूँ, 10 मिनट में कॉल करता हूँ, ठीक है। मैं करता हूँ। अच्छा जी, तो सेल्स बॉन्ड्स, प्रिंट लेस मनी एंड सो ऑन, ये बड़ी बेसिक सी चीज है, फर्स्ट या सेकंड ईयर लेवल का है। अंडर लिक्विडिटी ट्रैप विच पॉलिसी इज मोस्ट सूटेबल? यू नो दैट के मॉनेटरी पॉलिसी जो है ना वो मोस्ट सूटेबल होती है अगर आपने मुल्क का बेड़ा गर्क करना है। सप्लाई साइड बहुत ही अच्छी होती है, ये भी आंसर ठीक नहीं है, और आंसर इज फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, आपको याद होगा, ठीक है जी। मेरा अपना कैमरा ऑफ करें। अच्छा जी, तो नेक्स्ट इज व्हाट, अभी चलते हैं जी। नेक्स्ट इज व्हाट, इन द पीरियड ऑफ डिफ्लेशन द रियल इंटरेस्ट रेट, ये कल मैंने समझाया था जी, अब आप लोगों को याद होगा, रियल इंटरेस्ट रेट होता है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन। तो अब आपने देख लें कि क्या आंसर है। फॉल बिलो द स्टेटेड रेट विल बी लेस देन नॉमिनल, नो। आपका आंसर ए है, ठीक है। मैथमेटिकली इसको कर लिया करें, नॉमिनल को ले लिया करें 10%, इन्फ्लेशन को ले लें, इन्फ्लेशन को ले लें 4%, ठीक है, उसको फिर डिक्रीज कर दें और नेगेटिव में ले जाएं तो ऑटोमेटिकली आपको बेनिफिट पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। अच्छा जी, व्हेन एक्सपोर्ट्स बिकम सेंसिटिव टू चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अच्छा ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम ओपन इकोनॉमी को देख रहे हैं, ठीक है। ओपन इकोनॉमी, कौन सी ओपन इकोनॉमी? ओपन इकोनॉमी हो गई आपके पास, 1 मिनट जी,
ओपन इकोनॉमी का ये ISLM है, ठीक है, जिसके अंदर एक्सपोर्ट भी इंक्लूडेड है। अब एक्सपोर्ट सेंसिटिव जब होंगी, एक इन्वेस्टमेंट सेंसिटिव होगी, दो, दोनों की वजह से, क्योंकि दोनों इंजेक्शंस हैं, दोनों की वजह से आपका जो IS कर्व है वो फ्लैटर बनेगा। ठीक है जी, नेट एक्सपोर्ट्स आर यूजुअली, ठीक है जी। अब ये जो क्वेश्चन है ना नेट एक्सपोर्ट वाला, इसमें एक्स नेट एक्सपोर्ट के लिए लिया गया है, ठीक है जी। क्या लिया गया है? एक्स इज फॉर नेट एक्सपोर्ट। पहली बात तो ये ध्यान में रखें, एक्स इज नॉट फॉर एक्सपोर्ट, ये ध्यान में रखें। पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट, पॉजिटिवली कोरिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट। नेट एक्सपोर्ट की जब बात हो रही है ना, तो उसमें दो चीजें इंक्लूड हैं, एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी, ठीक है जी। तो हम जो है ये देखेंगे कि क्या जो नेट एक्सपोर्ट है वो, यानी एक्सपोर्ट भी और इंपोर्ट भी, इंटरेस्ट रेट के साथ पॉजिटिवली कोरिलेटेड है? नो, एटलीस्ट एक्सपोर्ट नहीं है, ठीक है जी। तो इस वजह से ये चीजें छोड़, ये नहीं आंसर। नेगेटिवली कोरिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट एंड इनकम, ये भी आंसर ठीक नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जो आपकी इंपोर्ट है वो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है विद इनकम, कि इंपोर्ट कब ज्यादा करते हैं? जब हमारी इनकम इंक्रीज करती है। इंपोर्ट की इक्वेशन आपने देखी होगी, m इज इक्वल टू m नॉट प्लस एम वाई, ठीक है जी। जब उसकी इक्वेशन बनाते हैं, m ये ऑटोनोमस इंपोर्ट्स हैं और एम वाई ये जो है आपके पास इंड्यूस इंपोर्ट्स हैं विद इनकम, तो ये इक्वेशन होती है। तो इस वजह से नेगेटिवली कोरिलेशन बिटवीन x एंड y एंड पॉजिटिव विद एक्स एंड आर, यानी कि वो कहता है कि जो आपकी नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो इनकम के साथ नेगेटिवली रिलेटेड होती हैं और पॉजिटिवली रिलेटेड होती हैं विद इंटरेस्ट रेट। अच्छा जी, नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई बट स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन, नहीं एक मिनट, स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दैट इज नेगेटिव बिटवीन एक्स एंड इंटरेस्ट रेट, यानी नेट एक्सपोर्ट का इंटरेस्ट रेट के साथ। अच्छा, अब इसके अंदर करना ये है कि थोड़ा सा आपने करना ये है कि चले मैं लेफ्ट टू योर ओन करता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ना सर की कॉल आई हुई है 9 बजे की, मैंने एक जगह पहुंचना है प्रिंसिपल साहब ने। तो x माइनस एम जो है ना, इसमें x के रिलेशनशिप को अलग देखना है, m के रिलेशनशिप को अलग देखना है, ठीक है। मैं ग्रुप के अंदर दोबारा इसको समझ लिया, फ्लोट कर रहा हूँ मैं ग्रुप के अंदर, दोबारा इसकी कैलकुलेशन आपको भेजूंगा। तो या आंसर सी है या आंसर डी है। चलें जी, आपको ये हिंट दे दिया मैंने, नेगेटिवली कोरिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट एंड इनकम, ये आंसर तो दोनों के साथ नेगेटिव हो नहीं सकता। तो आपके पास सी और डी है, देखते हैं फिर उसके बाद आप लोगों ने कौन कौन सा आंसर दिया। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग रिसेशन व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू अकर ड्यूरिंग रिसेशन। अच्छा, ये यूट्यूब पे भी मैंने अपलोड करना है, तो जी आप लोग जो सुनने वाले होंगे, आप लोगों ने मेरी कमेंट्स में बताना है कि 16 का जो आंसर है वो क्या होगा, ठीक है। मैं कमेंट में पिन कर दूंगा जिसका आंसर ठीक होगा आज ही। ड्यूरिंग रिसेशन व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू अकर, रिसेशन में क्या होता है? इन्फ्लेशन, लेजेंड्स लिखेंगे इन्फ्लेशन। एग्रीगेट डिमांड फॉल कर गई है और वो लिखेंगे हाँ जी रिसेशन में इन्फ्लेशन होता है। एग्रीगेट डिमांड फॉल कर दी, इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, हाँ जी बच्चे ज्यादा पैदा होंगे जब रिसेशन होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि जो आपकी माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी डेवलपमेंट में है ना, वो कहती है कि पॉपुलेशन इज अ फंक्शन ऑफ पर कैपिटा इनकम, इनकम बढ़ेगी बच्चे ज्यादा होंगे। तो इस वजह से इकोनॉमिक्स की थ्योरी खुद इसे रिजेक्ट कर रही है, हम ये नहीं कह सकते। अच्छा जी, क्या होता है जी? बजट डेफिसिट। यस, बजट डेफिसिट होता है। क्यों? क्योंकि रिसेशन के दिनों में गवर्नमेंट जो है वो डेफिसिट बजट बनाती है, स्पेंडिंग ज्यादा करती है लोगों की वेलफेयर के लिए। जस्ट यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कोविड। सो बाकी कंफ्यूजिंग थे, खुद ही मैंने सी और डी बना दिया ऑप्शन, और मैंने एफ भी बना दी, और सी, ताकि स्टूडेंट जो है ना इसको ये फॉल द नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। ये सिचुएशन, रिसेशन जो है वो आपका टेम्परेरी फिनोमिना है, वो रिमूव हो जाएगा, तो आपका जो नेचुरल रेट है वो परमानेंट रेट है। अच्छा 1 मिनट, अभी 17 ड्यूरिंग रिसेशन हो गया। नेक्स्ट, लार्जेस्ट पास्ट, ये कल मैं कराया था मैंने आपको। लार्जेस्ट कल के सेशन में हमने डिस्कशन की थी। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नेचुरल, नहीं सॉरी, नेशनल इनकम इज, अच्छा, इन्वेस्टमेंट, टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ट्रांसफर पेमेंट, ए एंड बी, नन ऑफ अबव। तो नन ऑफ अबव है, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि इसमें से मैंने कंजम्पशन लिख के यहाँ ये देखिए कट कर दिया था, ताकि आप कंफ्यूज हो, इनमें से किसी और को पिक कर दें। तो लार्जेस्ट पार्ट मैंने कहा है, नॉट वन ऑफ द, इनमें से मैंने नहीं कहा कि इनमें से चूज करके बताएं, तो वो कंजम्पशन है, तो ये आंसर ठीक नहीं है। आगे चलते हैं। लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई शिफ्ट ड्यू टू, अच्छा आप लोगों ने जब भी पढ़ा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो शिफ्ट होती है, वो शिफ्ट होती है जी जब प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर बढ़ जाए, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर राइज कर जाए, VMPL राइज कर जाए,
ठीक है जी। और राइज कर दिया, हमेशा आप सोचते हैं एग्रीगेट सप्लाई राइज करेगी, नो, फॉल भी तो कर सकती है ना। तो ये जो आपका ये जो अर्थक्वेक आ जाता है, मैंने कहीं लिखा है, लिखा तो सोचा तो था, हाँ, मैसिव अर्थक्वेक एंड फ्लड्स, ये आपकी परमानेंट प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है। मैसिव अर्थक्वेक क्या करता है, आपके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज कर देगा, तो आपका लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई बैकवर्ड चला जाएगा। ठीक है जी, ये सिचुएशन है। मैसिव ब्लास्ट हो सकता है, जैसे बैरूत का ब्लास्ट हुआ, एग्रीगेट सप्लाई बैकवर्ड चली जाएगी, बाकी कोई फैक्टर ऐसा नहीं है। अंडर लिक्विडिटी ट्रैप, ये मैंने 2 दफा दे दिया क्वेश्चन, हाँ 2 दफा दे दिया मिस्टेकनली शायद। अच्छा, लिक्विडिटी ट्रैप में कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव होती है जी, फिस्कल होती है, शायद पहले भी आया था। एनीहो, which one is the assumption of quantity theory of money? quantity theory of money में अज्यूम किया गया कि velocity of money जो है वो कांस्टेंट होती है, बाकी जो है ना ऐसा कुछ नहीं है। मनी सप्लाई फिक्स नहीं है, प्राइस लेवल फ्लेक्सिबल अपवर्ड ओनली भी नहीं है, ठीक है। आउटपुट कीप्स चेंजिंग विद मनी सप्लाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। जीडीपी ग्रोथ रेट्स ड्यूरिंग 2020 एंड 21 क्या था, ये 5.7 के कल स्टैटिस्टिक्स आ रहे थे, ठीक है जी। तो ये है जी 5.7, ये मैंने इसलिए ऐसे ही बीच में उस टाइम मेरे माइंड में आ गया क्योंकि मैंने न्यूज में सुना था। स्टैटिस्टिक्स में आपको वेरी सुन शेयर कर दूंगा, जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं तो वो आपके पास आ जाएंगी, ताकि क्योंकि लास्ट टाइम भी स्टैटिस्टिक्स के ऊपर क्वेश्चन आया था। एनीथिंग एमपीसी इज 0.8, ये क्वेश्चन कई दफा आता होता है। एमपीसी 0.8 है और आपकी नेशनल इनकम 1000 है और आप जाना चाहते हैं 2000 पे, तो आपको कितनी इंजेक्शन करनी पड़ेगी? तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या बताएगी, 0.8 हो तो एमपीसी तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 आती है, और हमने 1000 अचीव करना है तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो 200 नहीं, 200 नहीं, 1000 का चेंज आना है ना, तो हाँ ठीक है, 200 हमारी लीकेज, ठीक है जी। तो क्या होनी चाहिए, लीकेज कितनी है जी, सॉरी इंजेक्शन कितनी होनी चाहिए, 200 की अगर आप करते हैं तो आपके पास क्या आ जाती है, यू कैन अचीव दिस टारगेट, ये जो 2000 पर। टाइम थोड़ा सा रह गया, ये अब मूव करने लग गया इस तरह का, इसको क्रॉस करना था, अब ये नहीं कर सका मैं। नहीं हो, अभी चलते हैं वापस, और ये हो गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एनडीपी बोथ, बोथ में से जी डेप्रिसिएशन एक्सक्लूड होती है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट में दोनों चीजें जो कॉमन है वो है ये डेप्रिसिएशन को इंक्लूड करती है। लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व जो होता है ना, लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व मनी डिमांड कर्व को ही कहते हैं लिक्विडिटी प्रेफरेंस कर्व, एलपीसी। नेगेटिव स्लोप होता है, इंटरेस्ट रेट के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इज नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व विद रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट रेट, ठीक है जी। पॉजिटिव स्लोप्ड कर्व थ्योरी प्रेजेंटेड बाय मिल्टन फ्रीडमैन हैज रिलेशनशिप विद एक्सचेंज रेट, कुछ भी इनमें से नहीं था, सिर्फ वो था कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट चलते हैं जी। ओके 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 ओके, ओह इट्स एंड, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। एक एमसीक्यू मैंने नहीं डिस्कस किया आप लोगों के साथ, जस्ट उसका आंसर मैंने नहीं बताया, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है। और मजीद थैंक यू वेरी मच, और डिस्कशन करेंगे बाद में ग्रुप में। एंड रिकॉर्डिंग हो रही है, यस हो रही है, स्टॉप शेयरिंग, एंड दिस इज द एंड ऑफ डिस्कशन। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैं अभी जस्ट जरा कुछ चेंजेस करूं एंड देन आप लोगों से बात करते हैं।